उत्पादक संतुलन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उत्पादक अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करता है। उससे कम या ज्यादा उत्पादन करना उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसका ये जो आज हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। इसका जो नाम है बाजार रूप पूर्ण प्रतिस्पर्धा, हमारा जो चैप्टर है उससे जो आज का टॉपिक है MR और MC का दृष्टिकोण हमें इसमें देखना है और दूसरी चीज में हम पूर्ति को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो MR और MC दृष्टिकोण, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, इसके बारे में आज हमको देखना है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार थोड़ा हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोई भी उत्पादक तभी अधिकतम लाभ प्राप्त करता है जब उसकी सीमांत आय और सीमांत लागत MR और MC के बीच उचित संतुलन स्थापित हो। मतलब वो देखिए, कोई भी जो उत्पादक है वो अपने लाभ को तो अधिकतम करना चाहता है। अब देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, तो वो कभी भी किसी चीज का उत्पादन करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले उससे। कोई भी है, XYZ कोई भी हो सकता है, जिसने भी जो भी बिजनेस कर रहा है या फिर किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, तो कोई भी काम इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उस काम से उसे प्रॉफिट मिले, उसे अधिक से अधिक लाभ मिले। तो जो उत्पादक है तभी अधिकतम लाभ प्राप्त करता है जब उसकी जो सीमांत आय है और जो सीमांत लागत है, मतलब कि जो उसने सामान बनाने में, उत्पादन करने में जितनी लागत लगाई है और जो जितनी उसको आय है, उसका जो संतुलन है वो स्थापित हो। मतलब कि बैलेंस एक बना रहे, संतुलन हो, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा अधिक हो। अगर मान लीजिए अधिक हो गया तो ठीक है, पर उसको लॉस नहीं होना चाहिए, उसको घाटा नहीं होना चाहिए। अगर उसने इतनी कॉस्ट लगाई है इसको बनाने में तो उसको प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए। लाभ अधिकतमीकरण की कुछ शर्तें होती हैं कि लाभ अधिकतम करने का की क्या क्या शर्तें हो सकती है। जैसे प्रथम शर्त हम फर्स्ट देखते हैं कि लाभ अधिकतम तब होगा जब MR बराबर क्या होगा, MC। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सीमांत आय और सीमांत लागत जो है वो क्या, उसके बीच क्या होगा, संतुलन स्थापित होगा, संतुलित होगा, तभी बराबर होंगे एक दूसरे के दोनों, तभी जो लाभ अधिकतम होगा, लाभ ज्यादा से ज्यादा होगा। सेकंड शर्त जो हम देखते हैं, द्वितीय शर्त कि MC वक्र जो है MR को नीचे से काटे। जो MC वक्र है उसको MR जो है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है, उसको नीचे से काटे। यानी MC जब MR को छुए तो उस बिंदु पर MC ऊपर की ओर बढ़ रहा हो, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हमने देखा कि लाभ अधिकतम करें तो MR और MC दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और MC जो है, जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारी, MR को नीचे से काटे और MC और MR एक दूसरे को छुए उस बिंदु पर जब पर MC जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा हो तब। देखिए, MR और MC दृष्टिकोण का जो हम सार थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि दृष्टिकोण क्या है और इसका विवरण क्या है। तो आधार और लाभ अधिकतमीकरण, मुख्य मापदंड और MR और MC की तुलना करते हैं। कि प्रथम शर्त हमने देखा कि MR और MC कैसे होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। द्वितीय शर्त हमने देखी कि MC MR को कहाँ से, नीचे से काटे और MR ज्यादा हो MC से। जो उसने कॉस्ट लगाई है, जो उसने लागत लगाई है, उससे ज्यादा उसका मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए। तो MR से MC ज्यादा, देखिए उत्पादन बढ़ाना लाभदायक होगा यहाँ पर जब MR ज्यादा है MC से। ठीक है, क्योंकि जितनी उसने लागत लगाई है उसको उत्पादन करने में किसी भी चीज का, तो उससे उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, मार्जिनल रेवेन्यू उसका ज्यादा हो, तब हम उत्पादन को बढ़ाना हमारे लिए लाभदायक होगा, तब वहां पे क्योंकि हमें प्रॉफिट होगा। अब अगर मार्जिनल रेवेन्यू से MC ज्यादा है, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, तो वहां पे उत्पादन को घटाना ही लाभदायक होगा, इसलिए क्योंकि जितनी लागत लगाई जा रही है उसके बराबर उसे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उसका मार्जिनल रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन, ये जो दो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे इस कंडीशन में तो हम उत्पादन को बढ़ाएंगे जिससे हमको लाभ होगा, लेकिन जो ये कंडीशन हो रही है, इस कंडीशन में हमको उत्पादन को अपने घटाना ही लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, हमारी लागत ज्यादा लग रही है, हमारा पैसा ज्यादा लग रहा है, बट हमको उतना प्रॉफिट
नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे उत्पादन को घटाना होगा। अब यहाँ पे हमने देख रहा है कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू हमारा मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा, जितना हमने लगाया हमें उससे दुगना लाभ प्राप्त हो, तो वहां पे अपने हम उत्पादन को कंटिन्यू रखेंगे। लाभ अधिकतम बिंदु जहां पर MR और MC बराबर होते हैं, ये हमने पहले भी देख लिया, और MC कहाँ की ओर बढ़ रहा हो, ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है जो मार्जिनल कॉस्ट है। जब तक MR MC से ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट से MR ज्यादा हो, तो उत्पादन बढ़ाते रहो, है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने क्या बताया कि जहाँ पे हमने कॉस्ट लगाई है, लागत हमने जो लगाई उससे ज्यादा हमें लाभ मिल रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जो ज्यादा आ रहा है। यहीं पे MR बराबर MC, वहीं रुक जाओ, अधिकतम लाभ है ना, यहाँ पे भी इक्वल है, तो यहाँ पे भी रुक जाओ, यहाँ पे भी अधिकतम लाभ है, रुक जाओ, यहाँ पे आगे बढ़ते रहो, कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि हमें वहां पे लाभ ज्यादा मिल रहा है ना, मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे रुक जाओ इसलिए बोला गया है क्योंकि दोनों बराबर है ना, मतलब उसको लाभ बहुत मिल रहा है और ना ही हानि हो रही है। और अगर MR से ज्यादा क्या है MC, तो नुकसान से बचने के लिए उत्पादन को वहीं पे घटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी हमने कॉस्ट लगाई है उतना हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू हमें उतना नहीं मिल रहा है जितना हमने मार्जिनल कॉस्ट लगाई है। और इसका मतलब आपको पता है कि इधर जाएगा तो ये ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे इक्वल है, इधर है तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि TR और TC दृष्टिकोण, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, ठीक है। अभी हमने मार्जिनल रेवेन्यू देखा, मार्जिनल कॉस्ट देखा, अब हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट देखनी है। अब अर्थ इसका थोड़ा सा देखते हैं कि किसी फर्म का लाभ प्रॉफिट उसके कुल आय TR और कुल लागत TC के अंतर को निर्धारित करता है, ठीक है। कि जब किसी कोई फर्म लाभ प्रॉफिट कमाती है तो उसका जो कुल लाभ आय होती है और कुल लागत, मतलब जो उसको कुल आय प्राप्त होगी और जो उसकी कुल लागत, टोटल उस उत्पादन करने जो लागत लगी होगी, उसके अंतर से जो निर्धारित किया जाता है वही है, ठीक है, TR और TC में। अब हम इसका सूत्र देखते हैं कि लाभ कैसे होता है। कि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का सूत्र है TR माइनस TC, लाभ, और ये इसका सूत्र है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से कैसे हम इसको रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, TR माइनस TC, और यहाँ पे इसको लाभ मिल जाएगा। तो ये प्रॉफिट बराबर TR माइनस TC, जब TR TC से ज्यादा होता है तो फर्म को लाभ होगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है तब फर्म को लाभ होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि TR जो है तो TC जहाँ पे ज्यादा है ना, तो टोटल कॉस्ट लगी है वो ज्यादा है भाई, जैसे कि अभी हमने मार्जिनल में देखा, सीमांत में देखा। अब हम यहाँ पे कुल आय में देख रहे हैं, टोटल में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट से, तो फर्म को लाभ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे TR से ज्यादा TC है, टोटल रेवेन्यू से ज्यादा टोटल जो कॉस्ट है, तो वो तब अगर ज्यादा है टोटल कॉस्ट तो फर्म को हानि होगी यहाँ पे। इसी प्रकार से TR बराबर TC है तो फर्म शून्य लाभ, ब्रेक इवन पर होगी। अब जब हम देख रहे हैं कि TR और TC जो दोनों है एक बराबर है, तो वहां पे शून्य लाभ होगा। वहां पे बताया था मैंने आपको कि ना कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, ना हानि होगी, ना लाभ होगा, ठीक है। अब लाभ अधिकतम करने की कुछ शर्तें यहाँ पे भी हैं कि लाभ तब अधिकतम होगा जब TR और TC का अंतर अधिकतम हो, है ना, ज्यादा हो। तो TR और TC का अंतर कैसा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तब लाभ होगा। इस स्थिति में फर्म का उत्पादन स्तर संतुलन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलन बिंदु। यहाँ पे जो उसका उत्पादन होता है वो कैसा होता है, संतुलित होता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि TR और TC, ठीक है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का दृष्टिकोण का ये जो ग्राफ है उसको हम देख लेते हैं। जो अब ये जो ब्लू कलर की रेखा है आपको क्या दर्शा रही है, कुल लागत, ठीक है, TC है ये क्या है, कुल लागत है TC, ठीक है। अब जहां दोनों रेखाएं मिलती हैं, है ना, जहां दोनों रेखाएं मिलती हैं, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया वो, ठीक है, वहां पे क्या हो गया, ब्रेक, वहां पे कोई लाभ नहीं हो रहा है, शून्य हो रहा है, ठीक है। तो रेखाएं यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ पे कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, शून्य लाभ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इनके बीच का क्षेत्र जो है, इनके जो बीच का क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे लाभ का क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है, लाभ यहाँ पे इनको मिल रहा है। T और TC का अंतर सबसे अधिक जहाँ है वही अधिकतम लाभ मिलता है। अब TR और TC का अंतर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जहां पे सबसे ज्यादा है वहीं पे सबसे अधिकतम लाभ होगा, ठीक है।
तो अधिकतम लाभ की कंडीशन कहाँ पे पैदा हो रही है, जहां पे सबसे ज्यादा अंतर देखा जा रहा है दोनों में। अब हमने देखा कि जहां एक दूसरे को ये काट रही हैं, यहाँ पे एक दूसरे से मिल रही हैं, तो वहां पे हमने देखा कि यहाँ हमने कहा जहां दोनों रेखाएं मिलती है तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, यहाँ पे शून्य लाभ हो गया। ठीक है, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा लाभ है, अंतर जहां पे हम देखा दोनों के बीच जो अंतर है वो सबसे ज्यादा लाभ है, अधिकतम लाभ वहीं पे प्राप्त होता है। तो ये था हमारा जो टीआर और टीसी हमने देखा, मार्जिनल और रेवेन्यू देखा, मार्जिनल कॉस्ट देखा। ठीक है, कि कैसे दोनों कहाँ पे प्रॉफिट होगा, कहाँ पे लॉस होगा, किस प्रकार से हमें अपने उत्पादन को आगे कंटिन्यू रखना है, कहाँ पे हमें उत्पादन को अपने रोक देना है, कहाँ पे हमें हानि हो रही है ना। तो इसको हमने इस तरह से समझ लिया है कि मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, और किस तरह से अधिकतम लाभ हमें कहाँ पे प्राप्त होगा, किस बिंदु पे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे हैं। टीआर और टीसी का अंतर जहां पे सबसे अधिक है वहीं हमें सबसे ज्यादा अधिकतम लाभ मिल रहा है, और जहां पे वो काट रही है वहां पे हम ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लाभ नहीं, यहाँ पे शून्य है। ठीक है, अब हमारे पूर्ति सप्लाई। ठीक है, अब हमने इसके लास्ट हमने डिमांड देखा था, अभी हमको सप्लाई यहाँ पे देखना है। तो सप्लाई के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। पूर्ति, पूर्ति का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक विभिन्न मूल्यों पर बेचने के लिए बाजार में प्रस्तुत करने को तैयार होते हैं और सक्षम होते हैं, उसे पूर्ति सप्लाई कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु की वह मात्रा, अब देखिए उत्पादक कोई भी वस्तु को बाजार में, मार्केट में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है, मतलब बाजार में ले जाता है, और उसके लिए वो सक्षम, मतलब वो उसको बेचने के लिए तैयार है, रेडी है, या फिर सक्षम है उस चीज में, उसे पूर्ति कहते हैं। कोई किसी चीज को बना रहा है, किसी चीज को उत्पादन कर रहा है, वो उसकी सप्लाई कर रहा है मार्केट में, वही है पूर्ति। किसी वस्तु का उत्पादन करना और उसको बाजार के अकॉर्डिंग उसकी पूर्ति करना, उसकी जितनी जरूरत है उसकी पूर्ति करना। ठीक है, तो ये पूर्ति का अर्थ है कि किसी वस्तु की मात्रा उत्पादक विभिन्न मूल्यों पर, अलग अलग मूल्यों पर बेचने के लिए मार्केट में तैयार रहता है, बेचने के लिए और उसकी पूर्ति करने के लिए तैयार रहता है, बाजार में प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहता है। केवल उत्पादक पूर्ति नहीं कहलाता है। ठीक है, मतलब कि उत्पादन करना ही पूर्ति नहीं कहलाता है। जब वस्तु बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध कराई जाती है तभी वह पूर्ति कहलाती है। देखिए, बाजार में अगर किसी वस्तु की जरूरत है और जब उस वस्तु की पूर्ति की जाए तभी वह पूर्ति कहलाती है। केवल उत्पादन करने से नहीं होता है कि उत्पादन कर लिया और पूर्ति हो गई। जब बाजार में उस वस्तु की हमें जरूरत है और हमें नहीं मिल रही तो पूर्ति कैसे होगी। तो बाजार में अगर उस वस्तु की जरूरत है और उसकी सप्लाई की जा रही है, उसकी पूर्ति की जा रही है, तो वही पूर्ति कहलाती है। तो बाजार में बिक्री है तो मतलब कि बेचने के लिए उपलब्ध कराई गई वस्तुएं ही वही पूर्ति कहलाती है। कि किसी वस्तु की जरूरत है तो उनको बाजार में हम उपलब्ध करा रहे हैं, बाजार में हम दे रहे हैं बेचने के लिए, तो वही पूर्ति कहलाती है। पूर्ति के कुछ नियम होते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। अन्य स्थितियां समान रहने पर, मतलब कि अदर जितनी कंडीशन है वो समान रहे, उसके फिर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है। ये तो बिल्कुल सच बात है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी होती है या उसका प्राइस बढ़ा दिया जाता है, मूल्य में वृद्धि होती है, तो उसकी पूर्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। वही पता चल जाता है कि मार्केट में इस वस्तु की जो है मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, ज्यादा इसका प्राइस मिल रहा है, तो उत्पादक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा और उस वस्तु की ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पूर्ति करेगा। और मूल्य घटने पर पूर्ति घटती है। अगर किसी वस्तु का भाई मूल्य घट गया, उसका प्राइस बहुत कम मिल रहा है, तो उत्पादक क्या करेगा, उस वस्तु को बनाना कम कर देगा और उसकी पूर्ति फिर घट जाएगी। ठीक है, सरल शब्दों में अगर हम देखें तो मूल्य और पूर्ति का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से होता है कि मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ती है और मूल्य घटता है तो पूर्ति घटती है। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो डिमांड का जस्ट इसके अपोजिट था कि अगर मूल्य बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है वस्तु की, और अगर मूल्य घटता है तो वस्तु की डिमांड ज्यादा हो जाती है। जस्ट यहाँ पे अपोजिट हम ये देख रहे हैं कि इसका ये पूरा पॉजिटिव चल रहा है ना। कैसे कि मूल्य अगर बढ़ रहा है तो पूर्ति भी बढ़ रही है और मूल्य अगर घट रहा है तो पूर्ति भी घटती जा रही है। ठीक है, चलिए पूर्ति की सारणी हम देख लेते हैं कि मूल्य है और पूर्ति। ठीक है, 5 रुपए मूल्य तो 10 यूनिट हो रही है, 10 रुपए मूल्य है तो 20 यूनिट, 15, जिस तरह से मूल्य बढ़ रहा है तो पूर्ति भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है।
ये देखा जा सकता है कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है तो उत्पादक अधिक यूनिट बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है ना। जैसा कि अभी हमने समझा है कि अगर किसी वस्तु की मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, कीमत बढ़ रही है वस्तु की, तो पूर्ति भी उसकी ज्यादा से ज्यादा मार्केट में की जाएगी, तो पूर्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है उत्पादक क्या करेगा, अधिक से अधिक यूनिट बाजार में बेचने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उससे उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, पूर्ति वक्र हम देखते हैं। ग्राफ में जो एक्स अक्ष मात्रा क्वांटिटी और वाई अक्ष पर मूल्य प्राइस के लिए जाता है। देखिए एक्स अक्ष पर हम क्या दिखाते हैं, वस्तु की मात्रा को, है ना, क्वांटिटी मात्रा दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्राइस दिखाया है, मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वस्तु की मात्रा और यहाँ पे मूल्य, तो वाई अक्ष पर वस्तु का मूल्य है और एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर मात्रा और मूल्य को दिखाया गया है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्ति वक्र किस प्रकार से बाएं से दाएं की ओर ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये कर्व जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है। पूर्ति वक्र जो है सप्लाई, पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है उस वस्तु की अधिक पूर्ति की जाती है, उत्पादक अधिक मात्रा में वस्तु की पूर्ति करता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि जैसे जैसे पूर्ति मतलब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, उसका प्राइस बढ़ा दिया जा रहा है, तो उत्पादक क्या करता है, वस्तु की पूर्ति और ज्यादा करता है बेचने के लिए, कि उसका सामान और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जाए और उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो वस्तु की पूर्ति वो ज्यादा से ज्यादा करता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है उत्पादक भी अधिक पूर्ति करता जा रहा है। तो वक्र जो है बाएं से दाएं की ओर ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, पूर्ति वक्र है। अब पूर्ति लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो हम इसको देख लेते हैं कि पूर्ति लोच क्या होता है। देखिए किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा, क्वांटिटी, सप्लाई में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है। ठीक है, जब उस वस्तु के मूल्य प्राइस में परिवर्तन होता है, कि किसी वस्तु के मूल्य में मूल्य में परिवर्तन होने से क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य जब परिवर्तित होता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। ठीक है, पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति की लोच बराबर प्रतिशत पूर्ति में परिवर्तन प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन पूर्ति की लोच। ठीक है, ये इसका जो सूत्र था। अगर हम इसका सामान्य सूत्र देखें तो ये बराबर डेल्टा क्यू डेल्टा पी अप इज इक्वल डेल्टा पी इंटू क्यू पी। ठीक है, तो ये इसके अपॉन में आएगा। जहां पूर्ति लोच डेल्टा क्यू पूर्ति में परिवर्तन को बता रहा है, डेल्टा क्या बताता है, किसी भी वस्तु के में परिवर्तन कितना हो रहा है, पूर्ति में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन, जो भी है सब में परिवर्तन को ये डेल्टा बताता है। डेल्टा पी मूल्य में परिवर्तन और पी जो है प्रारंभिक मूल्य है और क्यू जो है प्रारंभिक पूर्ति है। ठीक है, पूर्ति में परिवर्तन कितना हो रहा है, मूल्य में कितना परिवर्तन हो रहा है और प्रारंभिक पूर्ति कितनी हो रही, मतलब जब स्टार्ट किया गया तब पूर्ति कितनी थी और जब स्टार्ट किया गया तो मूल्य कितना था, प्रारंभ में मूल्य कितना था और प्रारंभ में पूर्ति कितनी थी, पूर्ति में परिवर्तन कितना हुआ और मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो पूर्ति लोच इस प्रकार से कि जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, उसकी पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका। अब जैसे हम देखते हैं कि प्रकार, पूर्ति के लोच के प्रकार जैसे अपूर्णता आलोचशील, पूर्णता आलोचशील में आप देखिए कि मूल्य बदलने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनका प्राइस बढ़ने पर भी, उसकी मूल्य बदलने पर भी उसकी पूर्ति में कोई, मान लीजिए उसका मूल्य बढ़ गया या कम हो गया लेकिन उसकी पूर्ति जो है वो ऐसी ही रहेगी, उस पर कोई असर नहीं होगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि जमीन,
ठीक है। अब जमीन क्या है कि मूल्य बदलने पर भी पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हम जमीन को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी। मूल्य बदलने पर पूर्ति में कम अनुपातिक परिवर्तन, जो कि हम दूसरा देख रहे हैं अल्पलोचशील में। ठीक, अल्पलोचशील में क्या हो रहा है कि मूल्य बदलने पर पूर्ति में मतलब मूल्य, तो जब वस्तु का मूल्य बदलता है कि तो पूर्ति में परिवर्तन तो होता है, लेकिन बहुत कम अनुपात में परिवर्तन होता है परिवर्तन, बट बहुत कम अनुपात रहता है उसका, परिवर्तन होने पे बहुत कम होता है। एकात्मक लोचशील, अब इसमें क्या होता है कि मूल्य और पूर्ति समान अनुपात में बदलते हैं। जो मूल्य होते हैं और पूर्ति होती है वो कैसे बदलते हैं? समान अनुपात में। मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने देखा बहुत कम अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, भले ही मूल्य बढ़े या कम, और मूल्य और परिवर्तन समान अनुपात में, मतलब एक समान अनुपात में बदलते हैं, ना कम और ना ज्यादा। मूल्य जितना बदलता है उतनी ही पूर्ति भी उसकी होती है। अत्यधिक लोचशील, मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अत्यधिक लोचशील हो गया, मतलब ज्यादा असर पड़ता है। जैसे मूल्य बदलने पर पूर्ति में अधिक अनुपातिक परिवर्तन, किसी वस्तु का मूल्य बदलने पर उसकी पूर्ति में बहुत ज्यादा, अधिक से अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे अब यहीं पे हम देखें कि पूर्णतः लोचशील क्या होता है ना। अब हम यहाँ पे चारों कंडीशन देख रहे हैं कि पूर्णतः अलोचशील कौन सी वस्तुएं होती हैं, फिर अल्प लोचशील होता है, एकात्म लोचशील, अत्यधिक लोचशील और पूर्णतः लोचशील। थोड़े से मूल्य परिवर्तन में अनंत पूर्ति संभव, कि थोड़ा सा भी अगर किसी वस्तु का मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसकी पूर्ति पर अनंत असर पड़ता है, मतलब अनंत मतलब अनलिमिटेड पूर्ति उसकी संभव हो जाती है। अब देखिए, यदि मूल्य बढ़े और पूर्ति उसी अनुपात में बढ़े तो एकात्मलोच होगा। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाया जाता है और पूर्ति भी उसी अनुपात में, मतलब जितना मूल्य बढ़ा है उसी अनुपात में उसकी पूर्ति भी हो रही है, तो ये एकात्मक लोच होगा। यदि मूल्य बढ़े और पूर्ति बहुत तेजी से बढ़े, मान लीजिए किसी वस्तु की मूल्य बढ़ रहा है और पूर्ति और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है उसकी, तो अत्यधिक लोचशील होगा, कि भाई मूल्य बढ़ने पर भी उसकी पूर्ति क्या है, वो अधिक से अधिक होती जा रही है, तो वहां पे अत्यधिक लोचशील की कंडीशन पैदा हो रही है। यदि मूल्य बढ़े और पूर्ति ना बदले, मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह शून्य लोच होगी। वहां पे कोई भी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, मतलब शून्य लोच, क्योंकि यहाँ पे मूल्य तो बढ़ रहा है लेकिन पूर्ति जो है वो बदल ही नहीं रही है, उतनी है। पूर्ति लोच की श्रेणियां, पूर्णतः अलोचशील पूर्ति। अब यहाँ पे है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, क्या ES बराबर 0, मूल्य बदलने पर भी पूर्ति नहीं बदलती, तब ये कंडीशन होती है। मतलब कि पूर्णतः अलोचशील पूर्ति के मूल्य भले ही वस्तु का बदल जाए लेकिन उसमें बदलने पर भी कोई पूर्ति नहीं बदलती है। ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मूल्य बदले या कुछ भी हो, और पूर्ति उतनी होगी क्योंकि वो सब नॉर्मल वो चीजों को लेंगे ही लेंगे, है ना, सभी लोग खरीदेंगे उसको। ग्राफ में पूर्ति वक्र सीधा लंबवत होता है, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए भूमि, लैंड, प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए अलोचशील कैसा हुआ, प्राकृतिक जो संसाधन है, प्रकृति ने जो संसाधन दिए उसमें कोई घटा बढ़ा तो उसको सकता नहीं है ना। और जमीन है जैसे, उसको भी हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा नहीं सकते, जितनी जमीन है उतनी रहेगी। तो यहाँ पे जो है अलोचशील पूर्ति होती है कि मूल्य बदलने पर भी पूर्ति नहीं बदली जा सकती है। मूल्य कितना भी उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे जब वो सामान उतना ही है, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति की ओर से हमें मिले उनमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, उनको घटा बढ़ा नहीं सकते। ऐसे जमीन है जिनको भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन होती है ये वाली होती है। अल्प अलोचशील मतलब बहुत थोड़ा सा अनुपात में बदलती है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसका सूत्र है, मूल्य बदलने पर पूर्ति कम अनुपात में बदलती, बहुत अल्प, अल्प मतलब बहुत कम, कि मूल्य बदलता है, बदलने पर पूर्ति का जो अनुपात होता है बहुत कम बदलता है, ज्यादा नहीं होता है। अब वक्र कम ढलान वाला होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कृषि उत्पाद है जैसे गेहूं, जो मौसम पर निर्भर करता है। अब गेहूं कैसे, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि मौसम पर, मान लीजिए मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हुई बहुत ज्यादा, मतलब फसल के लिए उसके अनुकूल मौसम है, तो अनुकूल वातावरण है, तो खेती क्या होगी, अच्छी होगी, गेहूं अच्छा होगा। जो मौसम पर निर्भर करता है, मौसम अच्छा होगा तो अच्छी होगी, तो मूल्य बदलने पर भी पूर्ति कम अनुपात में बदलती है, क्योंकि वो तो प्रकृति की ओर से, भाई हमने गेहूं बोए हैं और हम तो उसके लिए सारी चीजें कर रहे हैं गेहूं उत्पादन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा हो, पर प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है, कब ज्यादा बारिश हो जाए,
कब आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए जो हमारी फसल के नुकसानदायक हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मूल्य अगर बदला भी है मान लीजिए, तो भी पूर्ति जो है कम अनुपात में ही बदलती है। कृषि उत्पाद का यहाँ पे जो उदाहरण है तो ये कम ढलान वाला होता है। एकात्मक क्लोजशील जो है वो यहाँ पे देखिए ES बराबर 1, मूल्य और पूर्ति समान अनुपात में बदलते हैं। यहाँ पे क्या इक्वल दिया है ना कि मूल्य जिस अनुपात में बदलता है उसी अनुपात में पूर्ति भी बदलती है, एक अनुपात में समान रूप से बदलते हैं। वक्र मूल बिंदु से गुजरती है सीधी रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? ये सीधी रेखा होती है क्योंकि यहाँ पे ES बराबर 1, यहाँ पे जो मूल्य जो दोनों है वो बराबर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मूल्य बदलने पर पूर्ति जो अत्यधिक क्लोजशील होता है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे 1 से ज्यादा क्या है? इलास्टिक सप्लाई है ना, कि मतलब मूल्य जब बदलता है किसी वस्तु का तो जो पूर्ति होती है उसके अनुपात, उसकी जो पूर्ति की जाती है उसका अनुपात बहुत ज्यादा बदलता है, पूर्ति अधिक अनुपात में बदलती है, ग्राफ अधिक सपाट फ्लैट हो जाता है वहां पे। उदाहरण के निर्मित वस्तुएं जिनका उत्पादन आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अब निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो उत्पादक खुद निर्माण कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। अभी हमने प्राकृतिक जो वस्तुओं का एग्जाम्पल दिया, उसको तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, जमीन को अपने से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो निर्मित वस्तुएं हैं जिनको हम खुद बना सकते हैं, खुद तैयार कर सकते हो, तो हमारे हाथ में ये चीजें। तो निर्मित वस्तुएं जिनका उत्पादन हम आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उनको अपने हाथ से बनाएंगे तो कम भी बना सकते हैं, ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है, पूर्णतः लोचशील पूर्ति, तो यहाँ पे ये अत्यधिक लोचशील हो गया। ठीक है, एकात्मक देखा हमने, अत्यधिक देखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पूर्णतः लोचशील वस्तु जैसे पूर्ति जो होती है, क्या होती है? यहाँ पे देखिए थोड़े से मूल्य में परिवर्तन अनंत, इस जो ये है इसका मतलब ये क्या? अनंत। थोड़े से मूल्य परिवर्तन पर अनंत मात्रा में पूर्ति संभव, थोड़ा सा भी मूल्य परिवर्तन होता है तो अनंत मात्रा में पूर्ति संभव हो जाती है ना। थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए मूल्य में परिवर्तन हुआ तो बहुत अनलिमिटेड मात्रा में पूर्ति उसकी हो जाती है। ग्राफ क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल रेखा होता है। उदाहरण के लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति। अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ऐसी कंडीशन होती है कि पूर्णतः लोचशील पूर्ति। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि एक जैसे जो वस्तुएं हैं, सारे मार्केट में एक जैसी वस्तुएं होती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मार्केट जो होता है वो एक समान वस्तुओं का होता है और उसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, पूर्ण कॉम्पिटिशन होता है। इसलिए होता है क्योंकि सारे पूरे मार्केट में सामान तो एक ही प्रकार का है। अब जो क्रेता और विक्रेता में क्या होता है कि भाई जो क्रेता है, खरीदने वाला, वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। भाई यहाँ सस्ता नहीं मिलेगा तो हम वहां ले लेंगे, वहां हमें ज्यादा सस्ता मिलेगा वहां ले लेंगे, एक दुकान में देखेगा फिर दूसरे, क्योंकि एक ही तरह की वस्तु से सारे दुकान में मिल रही है। अब ये कंडीशन कभी वहां पे होती है कि मान लीजिए किसी वस्तु के लिए एकात्मक जो बाजार बोला, एकाधिकार जो बाजार बोला जाता है, उसमें ये कंडीशन होती है कि मान लीजिए किसी वस्तु का एक ही बाजार है, एक ही दुकान है, अब उसका प्राइस इसने बहुत ज्यादा रखा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें वो वस्तु लेनी ही पड़ती है क्योंकि वहां पे और कोई मार्केट है नहीं उस वस्तु का। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता वाली बाजार में वहां पे एक ही सामान हर बाजार में, हर दुकान पर मिलते हैं, हमें जहां सही लगता है वहां पे जाकर उसको परचेस करते हैं, खरीदते हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में पूर्णतः लोचशील की स्थिति वहीं पे संभव हो सकती है और यहाँ पे मूल्य में परिवर्तन होने से बहुत सारी वस्तुओं की पूर्ति की जा सकती है, अनंत वस्तुओं की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, अभी जैसा कि हमने देख लिया पूर्णतः अलोचशील, ES बराबर 0, मूल्य बदलने पर पूर्ति नहीं बदलती, लंबवत रेखा होती है इसका। अल्पलोचशील में क्या होता है? पूर्ति कम अनुपात में बदलती है, बहुत कम अनुपात में। अल्प नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्णता में पूर्ण रूप से बदल जाती है, अल्प में बहुत कम, थोड़ी समय की, थोड़ी चीज की बात हो रही है कि। तो अल्पलोचशील में क्या होता है? पूर्ति कम अनुपात में बदलती है, तीव्र ढलान होता है इसका लंबवत होता है और इसका तीव्र। एकात्मक लोचशील जो है ES बराबर 1, पूर्ति और मूल्य समान अनुपात में बदलते, इक्वल बराबर अनुपात में बदलते हैं, मूल बिंदु से गुजरती है, जो उसका मूल बिंदु है वहां से गुजरती है। अत्यधिक लोचशील जो है यहाँ पे देखिए कि पूर्ति अधिक अनुपात में बदलती है, यहाँ पे 1 से ज्यादा ES है, पूर्ति बहुत ज्यादा अधिक अनुपात में बदलती है क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक ही लिखा है कि ज्यादा लोचशील है। तो सपाट ढलान, इसकी ढलान कैसे होती है? सपाट होती है। और पूर्णतः लोचशील, पूर्णतः लोचशील जैसा कि अभी हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा का उदाहरण दिया आपको, थोड़े से मूल्य भी अगर बदलता है तो इसकी पूर्ति अनंत की जा सकती है, बहुत सारा सामान बना के इसकी पूर्ति की जा सकती है। और क्षैतिज रेखा, ये कैसे होती है? क्षैतिज रेखा होती है। तो ये जो हमने ये चार्ट देखा है
इस तरह से ये जो पूर्णतः लोचशील, लोचशील, अल्प लोचशील, एकात्मक लोचशील, अत्यधिक लोचशील और पूर्णतः लोचशील किस प्रकार से किस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी इसको हमने देखा था, अभी सपाट की बात हो रही थी, है ना। ये हो गया एक यहाँ पे भी ये बराबर है ES बराबर 1, ठीक है। और यहाँ पे भी ये हमने जो देखा है कि 1 से ज्यादा क्या है ES, और यहाँ पे असंभव मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पूर्ति हो सकती है। कितना भी मतलब थोड़ा सा भी अगर मूल्य में परिवर्तन हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पूर्ति हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि मूल्य बदलने पर पूर्ति नहीं बदलती, लंबवत रेखा होती है। जैसा कि ये देखिए आप, ये लंबवत रेखा गई है ना ऊपर कि पूर्ति बदलने पर भी मूल्य बदलने पर भी पूर्ति नहीं बदलती है, तो लंबवत रेखा है। ES बराबर 0। पूर्णतः लोचशील, पूर्णतः अलोचशील कि लोच नहीं है इसमें, मतलब कि नहीं बदलती है। अलोचशील, मूल्य बदलने पर भी पूर्ति में बदलाव नहीं आता है। सेकंड है अल्पलोचशील, पूर्ति कम अनुपात में बदलती है। पूर्ति कैसे बदलती है? कम अनुपात में। ये देखिए तो इसकी रेखा कैसी गई है, इस ओर गई है कि पूर्ति कम अनुपात में बदलती है। तो तीव्र ढलान आप देख रहे हैं कि ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तो पूर्णतः और अल्पलोचशील हो गई, पूर्ति कम अनुपात में बदलती है, तीव्र ढलान होता है। एकात्मक लोचशील, पूर्ति और मूल्य समान अनुपात में बदलते हैं। ये देख लेते हैं, यहाँ पे जो है पूर्ति और मूल्य जो है समान अनुपात में बदलते हैं। एकात्मक ES बराबर 1, एकात्मक लोचशील, ठीक है। तो पूर्ति जितना मूल्य में परिवर्तन होता है उतना ही पूर्ति भी बदलती है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग बराबर होते हैं दोनों, यहाँ पे समान होते हैं। अब इसके बाद अत्यधिक लोचशील पूर्ति अधिक अनुपात में बदलती है। ढलान कैसा होता है? सपाट। पूर्ति अधिक अनुपात में बदलती है और ढलान कैसा होता है? सपाट होता है यहाँ पे। और जो लास्ट में आता है पूर्णतः लोचशील, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मूल्य में परिवर्तन आने से जो पूर्ति में परिवर्तन है वो अत्यधिक रूप से परिवर्तन उसमें आता है पूर्ति में। और यहाँ पे क्या है जो हमने देखा कि ये जो है हमारा पूर्णतः लोचशील, थोड़े से मूल्य में भी अगर परिवर्तन आता है किसी वस्तु के तो पूर्ति पर बहुत असर पड़ता है। और पूर्ति की जो सप्लाई होती है, पूर्ति जो होती है, वस्तु की जो सप्लाई होती है वो अनंत होने लगती है, मतलब कि बहुत ज्यादा से ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। तो अगर मूल्य में परिवर्तन आया है तो जो उत्पादक होगा वो ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करेगा, कितनी भी वस्तुओं का वो निर्माण करके मार्केट में बेच सकता है। तो इसका ढलान कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। तो हमने देखा तो यहाँ पे सारी कंडीशन हमने देख ली है कि पूर्णतः अलोचशील, अल्पलोचशील, अत्यधिक और जो बराबर है, और अत्यधिक लोचशील हो गया। एकात्मक लोचशील भी हमने देखा, पूर्णतः लोचशील भी हमने देख लिया यहाँ पे। अब पूर्ति लोच की 5 श्रेणियों के ग्राफ हमने अभी देखे हैं। पूर्णतः अलोचशील, अल्पलोचशील, एकात्मक लोचशील और अत्यधिक लोचशील, पूर्णतः लोचशील, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की श्रेणियां हैं पूर्ति लोच की, तो ये आपको याद रखना है ये पूरा। तो ये चीज भी याद रखनी है और इसका हिंदी भी याद रखना है, दोनों चीजें। तो ये 5 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। किस प्रकार की 5 कंडीशन आती हैं मार्केट में, कैसे पूर्ति बदलती है, कब अलोचशील होती है, कब उस पर कोई असर नहीं होता, कब बहुत मूल्य परिवर्तन में बहुत ज्यादा असर होता है पूर्ति में, और कभी कभी कि बिल्कुल नहीं होता, मूल्य कितना भी बदले पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार अत्यधिक लोचशील कब होती है कि मतलब बहुत ज्यादा पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है तो पूर्णतः लोचशील, पूर्ण रूप से लोचशील कि मतलब मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, मूल्य में कीमत बढ़ रही है वस्तु की, तो बहुत ज्यादा हम पूर्ति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जितनी हमारी इच्छा हो हम उसको बढ़ा सकते हैं, पूर्ति हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, वस्तु का निर्माण हमारे हाथ में है। तो ये था आपका पूर्ति। हमने इसके पहले देखा MR और MC का दृष्टिकोण देखा, TR और TC देखा। उसके बाद हमने पूर्ति सप्लाई देखा, पूर्ति में लोचशील देखा कि किस प्रकार से पूर्ति बदलती है, किन कंडीशन में कम ज्यादा किस प्रकार इक्वल रहती है। इन सारी चीजों को हमने इसमें देख लिया है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मार्केट कैसा होता है, बाजार कैसा होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है।
MRMC, TRTC दोनों हमें ये बताते हैं कि उत्पादक का मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट कैसे डिसाइड होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनी रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।